मैं एक चीज शादाब साहब आपसे पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है ये धर्मांतरण नहीं है? आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह की साजिश है, इस छांगुर को फंसाया जा रहा है? आज सुबह तड़के छापे पड़े हैं 14 लोकेशंस पर, ईडी ने छापे मारे हैं इसीलिए क्योंकि एक पूरा ट्रेल है। जी तो चारिता जी, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विदेशों से पैसा आ रहा था, नेपाल से फंडिंग हो रही थी। 5000 बेटियों का जो बताया गया, जो जानकारी सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुई है कि शोषण किया गया, उनकी अश्लील वीडियो बनाई गई, इस तरह की जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये प्रतीत होता है कि कौन कौन लोग थे। आज अभी 2 सीओ, 1 इंस्पेक्टर और 2 एडीएम का नाम आया है, तो अभी कितने कहां तक चेन जाएगी, कौन से लोग जुड़े हुए हैं। बात यहाँ धर्म की नहीं है। हाँ, धर्म के नाम पर जो लोग ये हरकत करते हैं बेहुदा, वो तो अपने आप को बेगुनाह ही बताते हैं। कभी राम रहीम हो, आसाराम हो, ये छांगुर हो, कोई भी व्यक्ति जो अधर्मी होता है, धर्म की आड़ में बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले हों, उनकी इज्जत लूटने वाले हों, ये हमेशा अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बात करते रहते हैं। लेकिन फिर इनको पैरोल मिलती है, कभी बेल मिलती है। ये सब होता रहा है क्योंकि राम रहीम और आसाराम को क्या हुआ, जब जब चुनाव आता है वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बेटियों को भी न्याय मिले, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हमारा ये मानना है। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। और आखिरी चीज मेरा ये है कि अगर कोई धर्म अपनी मर्जी से चुनता है तो ये तो उसका अधिकार है, ये अपनी मर्जी से चुन रहे थे। अगर कोई मजबूर करता है, अगर कोई धर्म को बदलने पर मजबूर करता है तो वो कानूनन अपराध है, कानून अपना कार्य करेगा। और किसी भी मौलाना ने, किसी भी हमारे आलिम ने उनका समर्थन नहीं किया है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया है। ये अफवाह फैलाना कि लोग समर्थन में आ गए। एक बात बताइए मुझे, ये मुस्लिम लीग के नेता जो हैं, मुस्लिम लीग के नेता जो समर्थन में उतरते हैं और जो कहते हैं कि ये तो सब मोदी योगी करा रहे हैं, आप उससे सहमत हैं या उसकी निंदा करते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी बलात्कारी का, चाहे वो राम रहीम का समर्थन करे या छांगुर सर, डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट जवाब आप दे सकते हैं। अभी आपने इतना बड़ी बड़ी बातें कही, आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं शादाब साहब। उन्होंने कहा ये सब गलत है, मोदी योगी ये षड्यंत्र करा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा ये सही है या आप इसकी निंदा करते हैं? सुचारिता जी, अगर आपके अनुसार जवाब देना तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। सर, मैं बस इतना चाहती हूँ आप डायरेक्ट जवाब दे दें, मेरे अनुसार मत दें। मैं कोई उम्मीद में नहीं बैठी हूँ कि आप ये जवाब देंगे, मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि आप डायरेक्ट जवाब देंगे। मुझे नहीं, ये विलन बनाने वाला फॉर्मूला नहीं, मुझे जवाब। नहीं सर, हम किसी को विलन बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। आप मेरे मेहमान हैं, आप अपना पक्ष रखिए। विलन और हीरो में नहीं बनाती हूँ यहाँ, सुचारिता जी, वो जनता बनाएगी आपका बयान सुन के। मैं तो बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ आपसे, मैं कोई नफरत में नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरी बात करने का तरीका अलग है, मेरा भिन्न तरीका है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आप काउंटर सवाल करिए, अगर 2 दिन आप कंटिन्यू डिबेट करेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं ये बोल रहा हूँ कि तब पहुंचूंगी जब आप मेन सवाल का जवाब देंगे शादाब जी। मैंने सिर्फ ये पूछा, मोदी योगी करा रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप इसके समर्थन में हैं या इसकी निंदा करते हैं? तीसरी बार मैं पूछ रही हूँ। अब अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं मानूंगी डक कर रहे हैं। 40 सेकंड दीजिए मुझे, 40 सेकंड इंटरप्ट लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी, हम उनके वैचारिक उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो आकर के किसी व्यक्ति को यही मिला था उनको करने के लिए, यही छांगुर मिला था उनको टारगेट करना होता तो बहुत लोग थे। ये सब बेहुदा बातें हैं। ठीक है, मैं इसी की उम्मीद कर रही थी आपसे, मैं यही उम्मीद कर रही थी आपसे शादाब साहब। अब मैं आपसे, मैंने शुरुआत में कहा हीरो विलेन जनता बनाती है आपके बयान सुनकर। यहाँ मैं हीरो विलेन की तमगा नहीं देती हूँ। आपको जो अपना बयान और मत रखना है वो रखिए, जनता तय करेगी आप कैसा बोल रहे हैं। मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, ये जो सुबह सुबह आज ईडी के छापे पड़े हैं, उसके बाद भी इस छांगुर के बचाव में जो आवाजें आती हैं उनको सुनकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ये खुद कैमरे के सामने कह रहा है मैं बेकसूर हूं, लेकिन जो पीड़िताएं कह रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जिन पीड़िता से मैंने बात की है, खुद बात की है, वो कह रही है मुझे धमकियां मिल रही हैं, भद्दी भद्दी गालियां फोन पर भेजी जा रही हैं, तुम्हारा क्या हाल करेंगे नहीं पता है। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। सुचरिता, आपके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होगी, मेरे लिए कोई आश्चर्य। प्रोफेसर आगी, थोड़ा सा जोर से आपको बोलना पड़ेगा। इस्लाम की पॉलिटिकल सुचरिता, आपके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होगी, मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। जिसने भी इस्लाम की पॉलिटिकल थियोलॉजी को पढ़ा है
जिसने भी दारुल हरब और दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसमें ये सब उनके इस्लाम के राजनीतिक स्ट्रेटजी का वो हिस्सा है, जिसे आप गजवाए हिंद के सामान्य रूप में आप बात करते हैं। उनका ये मैंडेट है कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करो, जहां भी रहो, यदि तुम माइनॉरिटी में हो, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में हो तो नहीं, राशिद शरीफ साहब बैठे हुए, वो जवाब देंगे। आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, अभी होल्ड करिए। हर किसी का जवाब आप नहीं दे सकते, हर किसी का जवाब आप नहीं दे सकते। वो गलत बोल रहे हैं तो राशिद साहब बैठे हैं उनके साथ विंडो में। नहीं, राशिद साहब बैठे हुए हैं, आपने अपनी आपत्ति जता दी। राशिद साहब की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। और मैं चाहती हूँ एक एक करके बोले, वो जरा बोल लें, उसके बाद राशिद साहब उन्हीं को जवाब दें। बोलिए प्रोफेसर आगे। आप देखिए, भारत में जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो 9.4% मुसलमानों की जनसंख्या होगी। दुनिया के किसी बर्थ रेट के हिसाब से आज जाकर के 18%, 16-17% के आसपास जनसंख्या नहीं जा सकती है। लगभग दुगनी जनसंख्या का प्रतिशत मुसलमानों का हुआ है और उसका 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एक, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मुसलमानों का भारत में इन्फिल्ट्रेट करके रह जाना। दूसरी बात, बर्थ रेट का बहुत हाई हो जाना। और तीसरी बात है धर्मांतरण। ये तीनों डिजाइन के तहत भारत के अंदर हो रहे हैं ताकि भारत को एक इस्लामिक देश के रूप में आने वाले दिनों में खड़ा कर सकें। आसाम की डेमोग्राफी बदल गई है, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है, बिहार के सीमांचल की डेमोग्राफी बदल गई है। धर्मांतरण के कारण जो है वो झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है, जो महाराष्ट्र के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे याद है 1991 में एक उपाध्याय जी डीजीपी हुआ करते थे, जनसत्ता के दफ्तर में मुझसे मिले थे, एडिटर के कक्ष में मिले थे। कहा बड़ी बड़ी मस्जिदें वहाँ पर खड़ी की जा रही हैं करोड़ों रुपए लगा करके, जहाँ पर 100 भी मुसलमानों की जनसंख्या नहीं है। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उस समय पेट्रो डॉलर के संपर्क से सऊदी अरेबिया और ये जिसने खाड़ी के देश थे वो पैसे पंपित कर रहे थे, जिसमें सियाहों की मस्जिदें खरीदी जा रही थी और उसको देवबंदी मस्जिदें कन्वर्ट किए जा रहे थे। प्रोफेसर आगे देखिए, एक सवाल तो जरूर उठेगा कि जो मौजूदा सरकार है वो धर्मांतरण के खिलाफ बाकायदा कानून लेकर आती है, लेकिन इसे फलने फूलने कैसे दिया? सर, आज जो व्यक्ति इस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा है वो आप भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, उसके सवाल सरकार से भी होंगे कि आप इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? सुचरिता जी, इस देश में गाय को बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट किया जाता है। आप ध्यान देंगे, अमृतसर से लेकर के पंजाब से लेकर के पूरा का पूरा बंगाल तक रैकेट पूरा एक एजेंसी काम कर रही है। दुर्भाग्य कि कांग्रेसी संस्थाओं ने इसको एक पैट्रोनेज देकर उस सिस्टम को काम किया है और जितनी इनकी दांतें तोड़ी जानी चाहिए थी, जिनके इनके कमर तोड़े जाने चाहिए थी, पूरा करप्ट एक सिस्टम काम कर रहा है इसमें।